जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम इस वीडियो में साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी के बारे में समझते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको दर्पण तीनों दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम समझा दिए थे। इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ कवर करेंगे। एक साइन परिपाटी साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी, दूसरा दर्पण सूत्र यानी 1/u + 1/v / 1/f, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और साथ ही साथ वो f = r/2 जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वो कथा त्रिज्या की आधी होती है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छोटा सा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, इसको समझ लेते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी जिसे अंग्रेजी में हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं। देखिए, इसकी हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जितने भी दर्पण हैं, चाहे समतल है, उत्तल है, अवतल है, इन तीनों में से कोई भी दर्पण हो, एक तो बात फिक्स है कि जो वस्तु होता है ना, हमेशा दर्पण के सामने रखा रहता है, यानी दर्पण के आगे रखा रहता है वस्तु। लेकिन जो प्रतिबिंब है ना, वो किधरों बन जाता है। दर्पण कब वो आगे बन जाएगा, कब वो दर्पण के पीछे बन जाएगा, आभासी वास्तविक में, तो दोनों तरफ में किधरों बन जाता है। तो देखिए, किसी भी प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है ना, वो वस्तु के स्थान से वस्तु की प्रकृति के अनुसार जो होता है ना, उसका निर्धारण होता है कि वस्तु कितना बड़ा है तो प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, वस्तु किस जगह पे है उसके अनुसार भी प्रतिबिंब बनता है। तो उसी के अनुसार जो है ना, हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। यानी इसी से हमको पता चलता है कि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से जो प्रतिबिंब जो है पीछे बनेगा कि आगे बनेगा, यानी किधर माइनस किधर प्लस, इसके बारे में यही जो है चिन्ह परिपाटी तय करता है। तो देखिए, बहुत ही इजी है चिन्ह परिपाटी, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे देखिए, ऐसे आप 10 में आप पढ़िएगा, जैसे मैथ में पढ़ाया भी जाएगा, जो निर्देशांक ज्यामिति होता है ना, जिसे हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, एक्स और वाई से बने तल को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसी के अनुसार जो है ना ये चिन्ह परिपाटी चलता है। तो समझ लिए कि सेम कॉपी पेस्ट जो है ना, वो निर्देशांक ज्यामिति के कार्तीय तल के जैसा होता है। अब इसमें देखिए, आपको पता ही है कि ये जो है ना वाई एक्सिस होता है, और ये जो है ना वाई डैश होता है, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, निर्देशांक ज्यामिति जैसा सेम है। अब देखिए, ये हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से मतलब नहीं है, ये मूल बिंदु दर्पण में ही पी कहलाता है, ध्रुव। ये जो मूल बिंदु दिख रहा है ना, दर्पण में ही ध्रुव होता है। अब समझते हैं कि किधर प्लस किधर माइनस किधर क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, चूँकि आपको पता है ना कि देखिए ये मूल बिंदु है ना, इससे अगर हम बाएं साइड आएंगे इधर पीछे, तो डैश की तरफ आएंगे, एक्स डैश की तरफ, तो इधर जो है सारा चीज़ क्या होगा, निगेटिव, यानी सारा माइनस में होता है वैल्यू। इधर जो होता है सारा वैल्यू प्लस में होता है, आपको बता दे रहे हैं, इधर प्लस में वैल्यू होता है। ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से ऊपर, तो ये भी सारा वैल्यू प्लस में होता है, इधर माइनस बता ही दिए। इधर जो होता है ये भी माइनस में होता है, मूल बिंदु से नीचे आएगा तब भी माइनस। अब समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी में दर्पण में वस्तु वगैरह स्थिति का होता है। देखिए, मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु कहेंगे तो समझ लीजिएगा कि दर्पण का जो है ना ध्रुव का बात किया जा रहा है। ध्रुव और मूल बिंदु बात देखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्पण है, उत्तल चाहे अवतल चाहे समतल, तो यहाँ से जितने भी हम इधर आएंगे ना सामने, मतलब कि बाईं ओर, तो जितना भी हम मूल बिंदु से बाएं की तरफ चलेंगे, सारा चीज़ जो होता है निगेटिव होता है। मूल बिंदु से बाएं की तरफ आने पे सब चीज़ निगेटिव। अब किसी दर्पण में वस्तु रखिएगा सामने, वस्तु तो हमेशा सामने ही होता है, तो उसका वैल्यू जो होगा ना माइनस में होगा, निगेटिव। अब ये मूल बिंदु से अगर आप ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए, बात देखिए, तो इधर चलेगा तो इधर हो जाएगा क्या, प्लस। इधर चलेगा ना तब भी होगा प्लस ही होगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाई का वैल्यू इधर प्लस दिखाता है, तो इसीलिए आप इधर से भी ऊपर चलिएगा तब भी प्लस होगा, इधर से ऊपर चलिएगा तब भी प्लस होगा। फिर मूल बिंदु से अगर दाईं तरफ जाते हैं, बहुत ईजी है, तो इधर भी प्लस होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू इधर प्लस में होता है। अगर मूल बिंदु से हम नीचे आते हैं, तो अगर इस तरफ आएंगे तो नीचे मतलब कि y का वैल्यू है और y डैश में माइनस होता है, तो नीचे आएंगे तब भी माइनस, इधरों से आप नीचे आइएगा तब भी माइनस, किधरों से नीचे आइएगा तब भी माइनस होगा। और फिर इधर से भी आप इधर चलिएगा तो फिर यही फॉर्मूला लग जाएगा, इधर किधरों जाइएगा, चाहे ऊपर चलिए चाहे इधर चलिए, सब निगेटिव। इधर से भी अगर आप इस क्वाड्रेंट में आकर के इधर से इधर चलते हैं तो प्लस है, तो इधरों में इधर चलेंगे तब भी प्लस है। यानी देखिए ध्यान से, सीधा सीधा देखिएगा, मूल बिंदु से जो है अगर हम दाईं ओर चलेंगे तो सारा वैल्यू प्लस में, चाहे फोकस दूरी हो, वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, सबको सब प्लस में। मूल बिंदु से अगर बाईं की तरफ चलेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस है, तो इसीलिए जो है इधर सारा का सारा का होता है माइनस में, ऋणात्मक। मूल बिंदु से अगर ऊपर चलेंगे तो सब का सब धनात्मक, क्योंकि इधर वाई वाला प्लस में है। अब मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो वाई डैश है मतलब माइनस है, तो सारा का सारा वैल्यू का होगा निगेटिव हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी चीज़ है, ये आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चिन्ह परिपाटी। इसको चिन्ह परिपाटी इसी को बोला जाता है। अब देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है ना
तीनों में जो है कुछ कुछ आपको बातें ध्यान रखना है कि उत्तल में, अवतल में, समतल में, तीनों में क्या क्या चीज़ें होती है, कब फोकस दूरी धनात्मक, कब ऋणात्मक, तो इसको हम बता दे रहे हैं इसी के हिसाब से। अब ध्यान दीजिए इधर, जैसे पहला हम बता रहे हैं अवतल का। तो अवतल दर्पण में जो होता है ना, अवतल दर्पण, अब सपोज कीजिए कि यहीं पे आप अवतल रख दीजिए। अवतल मतलब कि ऐसे आपको रखना पड़ेगा, यहीं पे समझ लीजिए कि अवतल है, इसी पे हम बता दे रहे हैं, ये समझिए कि अवतल दर्पण है। तो इसका जो केंद्र हुआ ना कार्तीय तल का, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव अवतल दर्पण का। अब इधर से देखिए तो अब से मिला है चिन्ह परिपाटी के अनुसार से, इधर से जितना भी दूरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, चाहे इधर से आइए चाहे इधर से आइए, सबके सब क्या होगा, ऋणात्मक। तो अवतल देखिए वस्तु कभी भी सामने ही होता है, दर्पण के किसी भी दर्पण के क्या होगा, वस्तु सामने ही होगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होगा, हमेशा निगेटिव, ऐसे यू से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि देखिए वस्तु दूरी हमेशा सब में निगेटिव होता है, चाहे उत्तल समतल अवतल कुछ भी हो, सब में निगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, तो इसीलिए हमेशा दर्पण ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। फिर अब बात करें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, तो देखिए ध्यान से, अवतल में जो है ना एक कंडीशन ऐसा होता है ना, जब इसका प्रतिबिंब जो है पीछे बनता है तो उस कंडीशन में प्लस हो जाएगा, केवल एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस प्रतिबिंब दूरी यानी भी से। कब, जब जो आपको बताएं, याद कीजिए कि जब वस्तु जो है ना F और P के बीच में होता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसका इमेज जो होता है ना आभासी बनता है और अवतल दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। ये आपको हम इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा जा करके। तो एक कंडीशन में अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी प्लस होगा, क्योंकि इधर जाएगा पिछुआ, तो पिछुआ जो भी इधर जाएगा सबको सब प्लस हो जाएगा। लेकिन बाकी सारा का सारा जो है ना ध्रुव को छोड़ करके बाकी सारा का सारा इधर क्या होगा, सारा इमेज जो इधर बनता है, तो सबका सब इधर बनेगा, तो सबका सब क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्लस भी होती है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और माइनस में भी होती है। तो एक कंडीशन में प्लस में, बाकी सारे कंडीशन में माइनस में, इसको मिला के दोनों को क्या कह देंगे कि वस्तु दूरी प्लस माइनस दोनों में होती है। किसमें, केवल अवतल दर्पण में। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसका बात करते हैं फोकस दूरी। देखिए ध्यान से, एकदम इजी है, बस ध्यान से आप समझिए। फोकस दूरी तो बताइए थोड़ा, तो इसका फोकस दूरी इधर होगा कि उधर होगा, इधर होगा सामने, इसका फोकस दूरी इधर ना आता है F, तो फोकस दूरी इधर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। अब देखते हैं हम लोग उत्तल में, दूसरा जो होता है ना उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का भी सेम कंडीशन है। उत्तल दर्पण में पहला हो जाएगा वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी जो होता है आपको पता ही है, अगर इसी को उल्टा करके बनाएंगे, अब इसको उड़ के मिटा दे रहे हैं, इसी को उलाट दे रहे हैं, तो उत्तल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में देखिए ध्यान से, सारा वस्तु दूरी चूंकि तो सबके सामने ही रखा रहता है, सारे दर्पण में वस्तु कहाँ रखा रहता है, दर्पण के सामने, तो इसका तो वस्तु दूरी जो होगा इसका निगेटिव वही करेगा, यानी माइनस यू। अब प्रतिबिंब दूरी की बात करें कि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, तो उत्तल दर्पण में है जो है ना हमेशा प्रतिबिंब जो है ना इधर बनता है, पीछे हमेशा आभासी बनता है। याद कीजिए इसके 2 से 3 कंडीशन बताए थे हम, कि जब वस्तु अनंत पे हो तब भी इसका बनता है पीछे F, चूँकि इसका F और C सब इधर रहता है, फोकस भी पीछे रहता है इधर, इसका वक्रता केंद्र भी पीछे रहता है, फोकस इसका आभासी होता है, तो इसका सारा जो प्रतिबिंब उधर बनता है, तो इसीलिए इसमें हमेशा जो है ना प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्लस में। अब इसका बात करते हैं फोकस दूरी। तो आप तय करके बताइए कि फोकस दूरी इसका किधर होगा, इधर होगा कि उधर होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है आपको पता ही है कि दर्पण के पीछे होता है, सामने नहीं होता है, पीछे, तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा इधर पीछे, तो फोकस दूरी पीछे है तो प्लस की तरफ है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस। इतना आपको समझ गया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वस्तु दूरी तो ये भी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी तो एक कंडीशन में धनात्मक, बाकी सारे कंडीशन में ऋणात्मक। ठीक उसी तरह अगर उत्तल दर्पण में आएंगे तो वस्तु दूरी जो होता है ऋणात्मक, क्योंकि सारे में तो ऋणात्मक होता है, चाहे उत्तल समतल अवतल कोई भी हो, सब में ऋणात्मक होता है वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब जो है पीछे बनता है। अब फोकस दूरी जो हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी भी पीछे होता है, F। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए चिन्ह परिपाटी से। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम बताते हैं ना कि पहला F = R/2 कैसे सिद्ध किया जाएगा, उसको देखते हैं।
चलिए अब हम समझते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब कि f बराबर r/2। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, देखिएगा ये एग्जाम में जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए इसका जो है दो मेथड है। इसे जो है हम दो मेथड के द्वारा प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इजी मेथड वाला, जो सबसे आसान है और जो आपके दिमाग में डायरेक्ट जो है छप जाएगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। और ये मेथड जो इतना इजी है ना कि हमको पूरा भरोसा है कि आप जो है एक दो बार अगर अच्छे मन से पूरे सच्चाई से इसको प्रैक्टिस कर लिए, तो ये मेरा दावा है कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा, एकदम मेरा ये दावा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इजी मेथड को समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें जो है ना ये दिया हुआ इसका भाषा लिखा रहता है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि माना Mn एक अवतल दर्पण है जिसकी ध्रुव जो है ना P है, जिसको हम यहाँ पे भाषा लिख दे रहे हैं। माना Mn एक अवतल दर्पण है, AB एक समांतर बिंदु B पर निकल जाती है। ये हम इसका पूरा भाषा लिख दिए कि माना Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। इधर देखते चलिए, माना Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है तथा परिवर्तन के बाद से मुख्य अक्ष PC को F बिंदु पर काटती हुई निकल जाती है। इतना जो है ना भाषा आप लिख लीजिएगा, ये हम लिख भी दिए हैं। अब इसमें आगे जो प्रूव करने वाला सबसे आसान, देखिए ध्यान से। अब इसमें जो है ना त्रिभुज पे हम चलेंगे। देखिए ध्यान से, इस कोणों का मान है हम लोग थीटा AB। ये दिख रहा है ना, ये लाइन वाई आपको ये CB दिख रहा है ना, ये CB अभिलंब मान लीजिए। CB जो है ना यहाँ पे अभिलंब है, क्योंकि डैश डैश है, अभिलंब जो है डैश डैश से दिखाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतन कोण, यानी कोण I। कोण I को मान लिया थीटा, यही कोण I भी है, इसको याद रखिएगा। कोण I है, I कोण R है, ये दोनों इसको ध्यान से। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को कोण I यानी आपतन कोण, ऐसे हम लोग मान लिया थीटा। तो परिवर्तन के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये AB लाइन दिख रहा है ना, ये PC के पूरा समांतर भी है और बहुत ही निकट है। तो समांतर होने की वजह से ये कोणवा ये एकांतर के नियम से बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये कोटि का नहीं थीटा, ये और ये थीटा क्या हो जाएंगे, एकांतर के नियम से बराबर। ये दोनों आपको परिवर्तन के दूसरे नियम से बराबर है, कोण I और कोण R के हिसाब से। और ये जो है ना, ये कोण आपको इसके बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि समांतर है। अब ध्यान से समझिए, अब हम लगाएंगे ना थीटा के रूप में, यहाँ पे अभिलंब है। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज लिखेंगे BQC। ध्यान से देखिए, तो BQC कहाँ है, BQC में, BQC पूरा बड़का वो दिख रहा है त्रिभुज हुआ, इसमें हम लोग चलेंगे और लगाएंगे क्या, tan थीटा। तो त्रिकोणमिति का यहाँ प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पर शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। लंब का मान देखिए ध्यान से ना, इस थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, BQ लंब हो जाएगा और पूरा CQ आधार हो जाएगा। तो हो जाएगा BQ बटा में CQ। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब हो जाएगा BQ और आधार हो जाएगा पूरा CQ, BQC त्रिभुजा में। अब ध्यान से आगे देखिए, अब फिर चलेंगे त्रिभुजा तथा त्रिभुज। अब इसमें आएंगे BQF में, BQF में ध्यान समझिए, बहुत ईजी है। इसमें भी लगाएंगे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे तो थीटा हमको पता है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक यहाँ पे त्रिभुज का नियम होता है ना कि देखिए ध्यान से, देखिए BCF आपको त्रिभुज दिख रहा है, BCF। इस त्रिभुज में ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। जैसे BCF को निकालेंगे तो ऐसे ही होगा, तो BCF को निकालेंगे ना त्रिभुजों को, तो ऐसे ही होगा बाहर। तो ध्यान समझिए, त्रिभुज में एक नियम होता है, इस कोणों को हम लोग बोलते हैं बहिष्य कोण। ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बहिष्य कोण, यानी बहिष्य मतलब होता है कि बाहर का कोण। तो किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्य कोण होता है ना, वह त्रिभुज के अंदर के इसके पास वाले को छोड़ के बाकी वाला जो दूर है ना, यहाँ पे देखिए इस बहिष्य कोण के पास वाला ही है, तो बहिष्य कोण के पास वाला त्रिभुज का कोण छोड़ देना है। और बाकी जो दूर वाला जो दो कोणवा है ना, उसके जोड़ के बराबर होता है। तो इसके पास वाला ही ना है, बहिष्य कोण के पास वाला ही, तो इसको छोड़ देंगे, आई दोनों को जोड़ देंगे। तीन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा थीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो बहिष्य कोण क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा। ठीक उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का 2 थीटा, इसके जैसा ऐसा, इसको मिला लीजिएगा इसके जैसा।
तो बी क्यू एफ में आएंगे तो 2 थीटा दिख रहा है ना, थीटा मिल गया हम लोग को क्या 2 थीटा। तो tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी क्यू लंब आधार हो जाएगा क्या एफ क्यू, ये हो जाएगा एफ क्यू। इसको मिटा दें। इतना आपको ये देखिए आपको। अब आगे हम समझते हैं कि चूँकि tan थीटा इतना देखिए थीटा जो है ना इतना छोटा कोण है ना ये थीटा कि tan थीटा हो जाएगा केवल थीटा के बराबर, और ये 2 थीटा भी इतना छोटा है कि तथा tan 2 थीटा जो होगा ना ये भी 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा है ना। देखिए ध्यान से ये जो ए बी और ये सी पी लाइन दिख रहा है ना, ए बी किरण और सी पी मुख्य अक्ष, ये दोनों बहुत ही पास है, इतना नज़दीक है ना कि थीटा जो होगा tan थीटा वो थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये tan 2 थीटा जो होगा ना वो केवल 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही पास है आज छोटा एंगल है इसीलिए इतना जो है बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा ना तो इसको पुट कीजिए इसमें, तो tan थीटा का जगह पर रख देंगे केवल थीटा बराबर बी क्यू बटा सी क्यू, तथा इस tan 2 थीटा को जगह पर रख देंगे क्या इधर से 2 थीटा, इधर हो जाएगा 2 थीटा बराबर बी क्यू बटा एफ क्यू। अब दोनों को भाग देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 में समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे, तो 2 थीटा बटा थीटा बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा बी क्यू बटा एफ क्यू। अब पूरा का बटा कर दे रहे हैं यहाँ पे बी क्यू बटा सी क्यू। दोनों देखिए ध्यान से, दोनों त्रिभुज में बारी बारी से जो है ना हम लोग tan थीटा का प्रयोग किए हैं, एकदम आसान है। अब इधर भाग देकर छोड़ देना, काम खत्म। तो बी क्यू सी में एक बार tan थीटा लगाइएगा, एक बार बी क्यू एफ में 2 थीटा लगाइएगा। 2 थीटा आपको बताएं कहाँ से है, बहिष्य कोण है, तो अंतर दोनों ही अंदर के दोनों कोणों का जोड़ने के बराबर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें आपको 2 बार tan थीटा का प्रयोग करना है, और इसके बाद से 2 के समीकरण 2 को 1 से भाग दे दीजिएगा, तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम आगे मिटाते हैं इधर। अब देखिए आगे ध्यान से, इसी को हम पहले ऊपर लिख दे रहे हैं साफ साफ इसी को, तो देखिए ध्यान से, तो 2 थीटा बटा थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा का बी क्यू बटा एफ क्यू। अब पूरा का बटा हो जाएगा फिर से बी क्यू बटा सी क्यू। इसको देखिए ध्यान से, इसको नोट कीजिएगा ना तो ऐसे ही आएगा, इसको सीधा करेंगे तो ऐसे, यही वाला चीज़ जो है दोबारा यहाँ पे लिखे हैं। अब आपको पता है पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, ये थीटा थीटा कट जाएगा, थीटा बच जाएगा 2 बराबर पहला गुणे चौथा, तो बी क्यू इंटू सी क्यू, और दूसरा गुणे तीसरा एफ क्यू बटा गुड़ा एफ क्यू गुड़े जो है बी क्यू कट जाएगा आपको यहाँ पे, देख लिया बी क्यू कट गया। अब 2 बराबर हो जाएगा क्या यहाँ पे सी क्यू बटा एफ क्यू। अब इसको फिगर पर चेक करेंगे कहाँ पे है सी क्यू, सी से पूरा क्यू यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे है, और ये एफ क्यू दिख रहा है ना, एफ से क्यू यहाँ पे है। अब ध्यान से एक चीज़ देखिए, लिखेंगे यहाँ पे चूँकि एफ क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ, एफ क्यू बराबर पी एफ, और सी क्यू बराबर हो जाएगा क्या सी पी। एफ क्यू बराबर जो होगा ना वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, और सी क्यू दिख रहा है ना ये बराबर हो जाएगा क्या सी पी के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो किरण आपको ए बी दिख रहा है ना ये मुख्य अक्ष के बहुत ही पास है, तो इतना पास है ना, इसको मान लीजिए खूब पास ला देंगे, इतना पास लाएंगे ना कि ये जो होगा ना लगभग यहाँ पे चला जाएगा ये पॉइंट हुआ, क्योंकि जितना ही पास आएगा तो और इधर भागेगा इतना। तो एफ क्यू और पी एफ जो है बराबर हो जाएगा, और सी क्यू और सी पी ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बिंदु क्यू जो है ना पी के बहुत ही निकट है, तो इसीलिए एफ क्यू पी एफ बराबर और सी पी बराबर हो जाएगा सी क्यू के। लिख देंगे चूँकि क्यू पी के बहुत निकट है, बहुत ही निकट है, इतना आप देख लीजिए बहुत ही निकट है। अब बहुत एकदम इजी है। अब लिखेंगे 2 बराबर इस सी क्यू जब रख देंगे क्या सी पी, चूँकि सी पी जो है सी क्यू को बराबर है, आई एफ क्यू जब रख देंगे पी एफ, पी एफ को इधर ला लीजिए तो ये जगह 2 पी एफ बराबर सी पी, 2 को भेज देंगे इधर बटा में, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा सी पी बाई 2 हो जाएगा इधर सी पी बाई 2, या
पी एफ को हम लोग बोलते हैं एफ। इधर देख लीजिए ध्यान से, ये पी एफ आपको दिख रहा है ना, ये पी एफ जो है ना पूरा फोकस दूरी है, तो इसको एफ से इंडिकेट करेंगे, तो पी एफ का जगह पे हो जाएगा एफ। और सी पी दिख रहा है ना आपको, ये पूरा सी पी यानी पी सी यानी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, और बाई टू का बाई टू। तो ये हम लोग का फॉर्मूला सिद्ध हो गया, एफ बराबर आर बाई टू। ये छोटा मेथड है, बस आपको 2 बार tan थीटा का प्रयोग कर देना है, इतना में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब कमेंट कीजिएगा, अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम समझते हैं दर्पण फार्मूला। अब हम समझते हैं मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f। इसको समझते हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। तो दर्पण सूत्र उसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला, यानी 1/v + 1/u = 1/f। शायद आपको इतना दिख रहा होगा। अब ध्यान समझिएगा, तो इसके लिए हम फिर एक अवतल दर्पण लिए हैं mn एक अवतल दर्पण लिया गया है, जिसका ध्रुव जो है p है, और ab क्या है, आपतित किरण है, oa क्या है, वस्तु है, यहाँ पे ओए दिख रहा है ना, ये वस्तु है। इसका इमेज जो है ना, यहाँ से आई बी बना हुआ है, वास्तविक है और उल्टा है, और सी और एफ के बीच बना हुआ है इसका इमेज। चाहे आप इसको तो उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं, उत्तल में भी सेम ही हो जाएगा इसका, बस इसी को उस पर ढकल दे रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको उस पर ढकल दीजिए तो ये उत्तल में भी सेम हो जाएगा। तो हम लोग अवतल में सिद्ध करते हैं ये मिरर फार्मूला को कैसे होगा। तो इसका दिया हुआ हम बोल दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से वीडियो को रोक करके और आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लिखेंगे तो ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए ध्यान से लिखिए इसको। माना mn एक अवतल दर्पण है जिसका p ध्रुव है। माना mn एक अवतल दर्पण है जिसका p ध्रुव है। OA एक वस्तु है जो C तथा अनंत के बीच स्थित है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। जिससे OA वस्तु से एक किरण आपतित किरण जो है AB, वो दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है तथा परिवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष PC को F पर काट के निकल जाती है। उसके बाद इसमें आगे लिखना है कि वस्तु OA का जो है प्रतिबिंब IB जो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा बन रहा है। इतना लिख लीजिएगा, इसको वास्तविक उल्टा ज़रूरत है नहीं। उसमें फिर लिखना है कि B से BQ लंब डाला PC पर हमको BQ लंब डाला गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इतना आप दिया हुआ लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलिए हम सीधे इसको फार्मूला पे चलते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो हम अब आशा करते हैं कि यहाँ पे माना हुआ जो है ना, हम जो बोले हैं वो लिख लिए होंगे यहाँ पे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सीधे हम प्रमाण चलते हैं। देखिए 2 बार त्रिभुज में हम लोग ना समरूप करेंगे, एक इसको और इसको, एक बार इसको, एक बार ई वाला, एक बार ई वाला। तो इधर चलते हैं, तो त्रिभुज OAC और IBC में चलते हैं। तो त्रिभुज OAC तथा त्रिभुज IBC में ध्यान समझिएगा, OAC ये वाला त्रिभुज है और IBC ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों में चलेंगे। और ये दोनों जो है ना ऑटोमेटिक समरूप है। अब समरूप कैसे है इसको देखिए ध्यान से। ई वाला जो कोणवा है ना, ई वाला कोणवा के सम्मुख कोण के नियम से बराबर हो जाएगा। त्रिभुज में आपको पढ़ाया जाएगा, समरूपता के नियम उसी में बताएंगे। ई वाला कोणवा जो है कोण सम्मुख कोण के नियम से बराबर, और ये भी आपको 90 है, ये भी 90 है, तो 90 बराबर। तो 2 कोण मिल गया ना। तो जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो ये दोनों जो है ना एंगल से समरूप हो जाएगा। तो हम समरूपता यहाँ नहीं करेंगे, बस आप समझिए दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि दोनों समरूप है, चूँकि त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज IBC, ये दोनों समरूप होंगे। किस नियम से, तो एंगल प्रमेय से, समरूपता नियम से। अब समरूप होगा ना, तो आपको पता है कि 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ध्यान से। तो OA बटा इधर पहला दूसरा OA, इसमें पहला दूसरा IB, OA बटा IB, और उसके बाद से OC, पहला तीसरा OC है, इसमें पहला तीसरा क्या हो जाएगा IC, ठीक है ना। या OA बटा IB बराबर ये OC बटा IC दिख रहा है ना। तो ध्यान से देखिए OC को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा ना कि जो भी इधर का इस मुख्य अक्ष पे जो लाइनी आएगा ना, मुख्य अक्ष पे जो भी दूरी आएगा उसको हमको ध्रुव से तुलना कर देना है, यानी P से तुलना करना है। तो जो OC दिख रहा है ना, ये मुख्य अक्ष पे ही है, तो इसको P से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। PO पूरा ये PO में से PC घटा देंगे तो OC नहीं निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, तो पूरा PO में से PC घटा देंगे तो OC निकल जाएगा। तो इस OC के लिए लिखेंगे क्या, PO - PC। अब बटा IC के लिए देखिए ध्यान से, IC ही ना है, I से C,
तो इसके लिए लिखेंगे क्या, PC में से PI घटा दीजिए, PC में से PI घटा दीजिए, ये हो जाएगा आप लोग का समीकरण 1। ठीक उसी तरह अब चलना है इस त्रिभुज में छोटका में IBF और ये हो जाएगा किधर से BQF में। यहाँ पे हम B डैश कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार B हो जा रहा है तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन B लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम B डैश कर दिए हैं, इससे भी कहीं पे B डैश आएगा, यहाँ पर ये B डैश हो जाएगा। ठीक, इधर भी हो जाएगा B डैश, इधर भी B डैश, इसको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार हम B लिख दिए थे तो आपको पता नहीं चलता कि कौन B किधर का है। तो नीचे वाला को मान लिया B डैश, इधर भी सब जगह B डैश हो गया। हम लोग सेम काम करेंगे ना इधर वाले में, इस छोटका को आई बड़का को फिर समरूप करके फिर इसी के जैसा हम लोग फिर बनाएंगे इसी में। तो फिर लिखेंगे तथा, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज नाम देख रहे हैं उसको देखिए ध्यान से, तो BQF तथा त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा B डैश IF, B डैश IF, इसको ध्यान रखिएगा, ये B डैश है तो ये BQF ये वाला और B डैश IF वाला ये वाला हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग फिर समरूप तो हो गया है, अब इन दोनों से हम लोग भुजा समानुपाती करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि त्रिभुज ये दोनों समरूप है एंगल से, तो त्रिभुज B डैश IF ये दोनों समरूप है तो भुजा समानुपाती होगा। समानुपाती में क्या लिखेंगे, BQ बटा B डैश I, देखिए ध्यान से, ये BQ बटा B डैश I, अब इधर लेंगे FQ, तो FQ इधर से दूसरा तीसरा FQ चाहे QF बराबर, तो इधर हो जाएगा IF। तो देखिए इतना ही हो गया इसके समरूपता के नियम से। अब देखिए ध्यान से, ये जो बिंदु Q दिख रहा है ना ये P के बहुत ही पास है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि बिंदु ये Q जो है ना P के अत्यंत ही निकट है, अत्यंत ही निकट है, मतलब बहुत ही पास है। क्यों पास है, क्योंकि ये जो AB दिख रहा है ना आपको, ये आपतित किरण ये मुख्य लाइन PC के बहुत ही क्लोज है, समांतर है, यानी बहुत ही पास है, समांतर है। इसी वजह से ये Q जो दूरी है ना ये P पर मान सकते हैं, दोनों बराबर है, यानी P या Q दूरी जो है ना सेम मान लेंगे। अब सेम मानेंगे तो इससे होगा काम को देखिए ध्यान से, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, BQ बटा हो जाएगा B डैश I इधर वाला, QF दिख रहा है ना ये QF, इसको मान लेंगे क्या PF, क्योंकि Q और P दोनों सेम हो गया तो QF को हम मान लेंगे PF। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे QF है ना तो इसको मान लेंगे क्या हम लोग PF, क्योंकि Q और P दोनों सेम हो गया। और IF दिख रहा है ना, ये IF तो ठीक है ऐसे रहेगा IF। अब इसको फिर तोड़ेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, तो यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा। PF आपको ऐसे दिख रहा है ना, PF तो खुद है मुख्य लाइन PC से है और इसके बाद ध्रुव से भी कांटेक्ट है। IF को तोड़ेंगे, दिख रहा है ना IF को क्या लिखेंगे, PI में से PF घटा देंगे तो PI माइनस PF, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो इतना आप नोट कीजिए। अब हम समीकरण 1, 2 से आगे बताते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे दोनों समीकरण लिख दिए हैं ताकि आज एक पास रहेगा ना तो आसान रहेगा बनाने में। तो ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2 था। अब गौर से देखिए तो एक चीज़, ये जो आपको OA दिख रहा है ना OA, ये है OA, ये OA किसके बराबर होगा, BQ के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, AB और PC लाइन समांतर है। तो ये जो जितना वस्तु का ऊंचाई होगा ना उतना ही इधर भी हो जाएगा, तो OA बराबर हो जाएगा क्या BQ का। तो ये आपको OA दिख रहा है ना, इस OA के जगह पे हम इसे लिख सकते हैं BQ। देखिए तो समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा कि OA ऊपर था ना, तो OA जो है ना BQ के बराबर है समीकरण 1 में, तो ऊपरा हम OA के जगह पे BQ लिख देंगे और बाकी सारा ठीक है समीकरण 1, 2 देख लीजिए ध्यान से। अब गौर से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHSO देखिए ध्यान से बराबर हो गया, ठीक है ना, इतना बटा इतना है, इतना बटा इतना, ये थोड़ा सीधा उधर है, तो ये दोनों बराबर है ना। तो समीकरण 1, 2 जब एक तरफ होला बराबर तो दूसरी तरफ होला बराबर, तो लिखेंगे इतना बराबर इतना, तो समीकरण 1 तथा 2 से इतना बराबर इतना हो जाएगा, PF बटा PIPF इतना हो जाएगा समीकरण 1, 2 से, क्योंकि एक तरफ बराबर तो दूसरी तरफ वाला बराबर। अब बस इसको जो है ना आपको करना क्या है, अब इसका मान रखते चलिए, देखिए ध्यान से, PO ये दिख रहा है ना पूरा, ये क्या है वस्तु दूरी है, P से O के बीच की दूरी क्या है वस्तु दूरी, तो अवतल दर्पण है तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस P से इन है P से C, तो P से C क्या है वक्रता त्रिज्या है, तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या को जो है ना वो फोकस दूरी की क्या होती है दुगुनी, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग 2F से इंडिकेट कर देंगे यहाँ पे PC को, और ये भी क्या होगा माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है सारा माइनस में होगा। उसके बाद से PC भी हो जाएगा यहाँ पे -2F, और यहाँ पे PI दिख रहा है ना यहाँ से PI ये प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको भी इंडिकेट करेंगे V से और ये निगेटिव, PF
P से F क्या है, फोकस दूरी, तो ये भी निगेटिव। PI वस्तु दूरी है, तो ये भी निगेटिव। अब P से F क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, तो ये भी निगेटिव। अब इसको हल करते चलेंगे, बस आंसर आ गया। माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2F, ये हो जाएगा -2F, और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो जाएगा भी, माइनस माइनस प्लस भी, आई हो जाएगा -F बटा -भी, और माइनस माइनस का हो जाएगा +F। अब इसको जो है ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो आपको गुणा पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से, इसमें गुणा करेंगे ना, तो इस -u से दोनों से गुणा होगा, फिर 2F से दोनों में गुणा होगा, तो -u से पहले दोनों में गुणा कर ले रहे हैं, तो -u में -v से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +uv में -v से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -2fv, और 2f में f से गुणा हो जाएगा तो +2ff मिलकर 2 f² हो जाएगा, बराबर। अब आएंगे फिर इधर वाला में हम, तो फिर इस -f से ना दोनों में गुणा होगा, तीसरे गुणा, तो -f में -2f से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस तो लिखते हैं नहीं, सीधे 2f², इसमें गुणा होगा तो प्लस, इसमें गुणा होगा तो -uf गुणा कर लीजिएगा, इसको तीसरे गुणा कीजिएगा ना तो ऐसे ही आएगा। देखिए -2f² प्लस में इधर भी है, प्लस में इधर भी है, दोनों कट गया। अब बच गया हम लोग का इधर ही, तो uv माइनस uf -2fv बराबर, इधर बच गया क्या, -vf। अब ध्यान से देखिएगा, इस vf को हम लोग जो है ना इधर ला लेंगे, चाहे इसको भेज देना उधर, तो इस vf को या तो इधर लाइए ना, तो 2v को उधर भेज दीजिए। तो हम सबको इधर बुला ले रहे हैं पहले, तो इधर हो जाएगा uv uf 2fv, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ऐसा हट गया तो 0, इस सेम में घट जाएगा, तो uv माइनस uf, ध्यान से देखिएगा, 2 fv है ना, यहाँ पे 1 fv है, 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 fv, तो आप लिखेंगे fv, आई दोनों माइनस में होगा ये, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है। अब ना क्या करेंगे हम लोग, uv को देखिए इन दोनों को भेज देंगे ऊपर, क्योंकि माइनस में है, तो uv बराबर क्या हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो प्लस में uf, अब vf भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस में दिख रहा है ना, ये दोनों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये वाला ऐसे ही। अब लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर दोनों तरफ आप uvf से भाग दीजिएगा ना, तो देखिए ध्यान से, uv बटा uvf, इसमें भी uf बटा uvf, प्लस इसमें भी भाग देंगे uvf से। इसको ध्यान से देखिएगा, यानी प्रत्येक में आपको uvf से भाग दे देना है। अब भाग दीजिए तो कुछ कटेगा, देखिए uvf से uvf कट गया, उसके बाद से u से u कट जाएगा, f से f कटेगा, f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, इतना कट गया ना। तो देखिए ध्यान से, तो क्या बचा इधर ऊपर कुछ नहीं तो 1, इधर f तो 1/f, इधर बच गया 1/v, इधर बच गया 1/u, तो इसका हो जाएगा मिरर फार्मूला। तो लास्ट में अभी इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बता दें, इतना नोट कीजिए तो आप अच्छा, अब इसको हम इधर मिटा दे रहे हैं, इस इमेज का तो कोई काम है नहीं, इमेजों को मिटा के हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको इमेज को हटा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से इधर बोर्ड पे, इसको देख लीजिएगा कौन किधर से है, ये कट गया है ना, तो इधर बच गया ऊपर कुछ नहीं तो 1, इधर बच गया f, तो इधर बच जाएगा 1/f, इधर बचा कुछ नहीं तो ऊपर 1 और नीचे बच गया v, तो 1/v, इधर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे बच गया u, तो हो जाएगा 1/u। ये हो गया आप लोग का मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। तो आप इसको जो है ना कम से कम कॉपी पे 2-3 बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये चीज़ें जो आपको सिद्ध करना बिल्कुल आ जाएगा। और f/r/2 को भी 2 बार कॉपी पे सिद्ध कीजिएगा, और इसको भी दर्पण फार्मूला को भी आप इसको 2 बार सिद्ध कीजिएगा। तो आपको जब 2-3 बार जहां आप इसको प्रैक्टिस किए तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ से कैसे बन रहा है। तो आपको खुद पे जो है ना प्रैक्टिस करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको खुद से सिद्ध करना है तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये तीनों चीज़ यानी चिन्ह परिपाटी, मिरर फार्मूला और f/r/2 इन तीनों के बारे में आप कंप्लीट समझ लिए होंगे। मिलेंगे फिर से हम अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा।